नमस्कार साथियों, मैं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से सामान्य विज्ञान से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और वह प्रश्न होगा जीव विज्ञान से रिलेटेड। और इन प्रश्नों के साथ साथ जो अन्य पार्ट्स प्रश्न बनता है जो महत्वपूर्ण है उसका भी अध्ययन करते चलेंगे। तो चलिए प्रारंभ करें बिना समय गंवाए हुए। पहला प्रश्न है कि रक्त का थक्का बनने में जिम्मेवार प्रोटीन है। तो इसका उत्तर होगा फिब्रोनोजन, यानी फिब्रोनोजन की सहायता से ही रक्त को थक्का बनाया जाता है। और इससे जुड़े हुए प्रश्न है कि रक्त रुधिर वर्ग, यानी कि रक्त या तो रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था। तो यह हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने 1900 ईस्वी में रुधिर वर्ग का खोज किया था, यानी कि रक्त वर्ग का खोज किया था। तो यहाँ पे हम लोग यह भी जान लेते हैं कि रुधिर वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। इसके बाद इससे जुड़े हुए और प्रश्न है कि रुधिर का कार्य, यानी कि ब्लड का क्या काम है, ब्लड शरीर में क्या काम करता है। तो इसकी सहायता से ही, यानी कि ब्लड की सहायता से ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है, यानी एक स्थान से शरीर के दूसरे स्थान तक, यानी कि शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन ले जाने का कार्य रुधिर ही करता है, ब्लड ही करता है। और फिर ताप का भी यह नियंत्रण करता है, यानी ताप को स्थिर रखने में रुधिर का ही कार्य होता है। अब इससे जुड़े हुए और प्रश्न है कि रुधिर कणिकाएं का यदि प्रकार पूछा जाए तो यह 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार में आरबीसी, दूसरे में हो जाता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट्स, यानी कि लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स, यह रुधिर कणिकाएं के प्रकार में आ जाएंगे, 3 प्रकार में। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1911 ईस्वी में फंक ने किया था। और विटामिन की बात कही जाए तो विटामिन इस प्रकार से होती है, ए बी सी डी ई के, यह मुख्य विटामिन है। और इसमें जल में घुलनशील विटामिन, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाएगा कि जल में घुलनशील विटामिन क्या है। तो बी और सी 2 ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील है, यानी कि H2O में घुल जाता है। और यहीं पे वसा में घुलनशील विटामिन, तो जो शेष बच गया ए डी ई और के, यह वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके साथ साथ ए का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, बी का भी पूछा जाता है। तो एक आदि रासायनिक नाम पूछा जाए तो यह हो जाता है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी यदि शरीर में हो जाए तो इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। फिर विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी, फिर विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से यह प्रजनन क्षमता को कम कर देता है, यानी कि नपुंसकता बीमारी हो जाती है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि कवकों का अध्ययन कहलाता है। तो कवक का अध्ययन किसकी सहायता से करते हैं, यानी कि वह जो आती है अध्ययन करने वाली बुक, या तो फिर इसका जो पार्ट्स कहलाता है वह होता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी की सहायता से हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं। और यहीं पे यदि पूछा जाए कि शैवाल का अध्ययन किसकी सहायता से करते हैं, तो वह हो जाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद यदि पूछा जाए कि पुष्प का अध्ययन, तो पुष्प का अध्ययन के लिए एंथ्रोलॉजी। और फल का भी अध्ययन हम लोग समझ लेते हैं
फल का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है, यानी कि सेल। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी की सहायता से कोशिका का यानी कि सेल का अध्ययन किया जाता है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक, और यह 1665 ईस्वी में किया गया था। सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए तो यह होती है तंत्रिका तंत्र। और सबसे बड़ी कोशिका यदि कही जाए तो यह हो जाती है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका में शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे लंबी कोशिका में तंत्रिका तंत्र होती है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था और इसके अध्ययन को कहेंगे साइटोलॉजी। आगे प्रश्न चलते हैं अगला प्रश्न पे, 5 नंबर पे। कोशिका के प्रकार हैं, तो कोशिका के 2 प्रकार हैं। तो इसमें से पहली प्रकार हो जाती है इस कोशिका में प्रोकैरियोटिक, और दूसरी प्रकार की जो कोशिका है वह है यूकैरियोटिक। यानी कोशिका के 2 प्रकार, पहली प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। 6ठा नंबर प्रश्न, जंतु कोशिका में पाया जाने वाला तारकाय की खोज किसने किया था? तो यह बोरबेरी ने किया था और यह समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो उसमें तारकाय ध्रुव का निर्माण करता है। 7वां नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो यह पूछा जा रहा है कि कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने राइबोसोम की खोज किया था? तो राइबोसोम की खोज पैलेड ने किया था। और इससे जुड़े हुए प्रश्न कुछ हम लोग समझते हैं कि आरएनए तथा प्रोटीन की होती है, यानी यह जो राइबोसोम है यह आरएनए तथा प्रोटीन की बनी होती है। और प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो हम लोग बताएंगे कि राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। 8वां नंबर प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? तो यह अल्टमैन ने किया था माइटोकॉन्ड्रिया का खोज। और कोशिका का यह श्वसन स्थल भी कहलाता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल। उसके बाद कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया ही कहलाता है। पावर हाउस ऑफ सेल यानी कि कोशिका का शक्ति केंद्र, कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। 9वां नंबर प्रश्न है कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया। और इससे जुड़े हुए प्रश्न है कि इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और इसका अन्य नाम आत्महत्या की थैली भी कहलाती है। यदि कही जाए कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो यह लाइसोसोम कहलाता है। 10वां नंबर प्रश्न है,
लवक के प्रकार हैं। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं और वह पहला लवक में है कि हरित लवक। हरित लवक यह पहला हो गया। दूसरा में हो जाता है वर्णी लवक और तीसरा है ओवर्णी लवक। यानी कि लवक के 3 प्रकार हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और ओवर्णी लवक। आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। तो यह डीएनए की सहायता से आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन होता है। आनुवंशिकी लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और इसी की सहायता से, डीएनए की सहायता से संचालन इसका होते रहता है। 11 नंबर प्रश्न था। और डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। यानी कि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है डीएनए की सहायता से ही नियंत्रण किया जाता है। डीएनए से, यानी कि इसकी सहायता से डीएनए के द्वारा ही आरएनए का भी निर्माण किया जाता है। यानी कि इसी से संश्लेषण, डीएनए की सहायता से आरएनए का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। तो कोशिका का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वह केंद्रक होता है। 13 नंबर प्रश्न है, आनुवंशिकी का पिता कहलाता है। तो आनुवंशिकी का पिता मेंडल कहलाता है। इसका पूर्ण नाम ग्रीगर जोहान मेंडल है। मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे से ही प्रयोग किया था। 14 नंबर प्रश्न है, जीन शब्द का प्रयोग, यानी जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो यानी जीन शब्द का जो प्रयोग किया गया था, यानी कि जीन शब्द की खोज किया था, किसने किया था। तो वह था जोहानसन, 1909 ईस्वी में किया था। 15 नंबर प्रश्न है, आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रहता है। तो आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है और आमाशय रस में पाया जाता है पेप्सिन और रेनिन। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम्स है। तो लार में पाए जाने वाले 2 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, टाइलिन और माल्टेस। और जठर रस की बात कही जाए तो जठर रस में यही पाया जाता है पेप्सिन और रेनिन, यानी पेप्सिन और रेनिन। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुल 16 प्रश्नों का अध्ययन किए। लेकिन इससे जुड़े हुए जो पार्ट्स प्रश्न थे तो मिला जुला करके देखा जाए तो काफ़ी प्रश्न इसमें बन जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी परिश्रम के साथ इस प्रश्नों का मैंने संग्रह किया था। तो आपकी परीक्षा, जो आगामी परीक्षा होगी, उसमें ज़रूर यह वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।